नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह वीडियो जो बना रहे हैं वो आरएनआर पार्टी लीड इंडिया के जो है वो ऋषिकेश से बना रहे हैं और इस वीडियो में मैं आपको मिलवाऊंगा हमारी टीम से जो लीगल ऑफिसर है रितु से मिलवाऊंगा। रितु मैडम जिनसे आप फ़ोन करते हैं और बात करते हैं और आपके जो भी लीगल क्वेरीज होते हैं वो आप पूछते हैं। तो आज आपके बिहाफ पे रितु मैडम खुद मेरे से सवाल पूछेंगी, जो सवाल आप उनसे पूछते हैं और आपके ही तरीके से पूछेंगे, जिससे कि सही तरीके से सवालों का जवाब आप तक पहुंच सके। और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको कॉल करना हो तो हेल्पलाइन नंबर आपको याद है, उस पर कॉल करके जो सवाल बच जाए उसको कॉल कर भी सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में जाकर के अगर आपने दूसरा सवाल पूछा है तो उसका भी हम जवाब नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे। तो आइए मिलते हैं रितु मैडम से। तो रितु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आप कपल्स के साथ में बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और आप उसका आंसर करती हैं। आज आप पूछिए जो भी आपको पूछना है, आप क्या पूछना चाहती हैं? ठीक है सर, पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने मुझे मतलब क्लाइंट्स के क्वेश्चंस रखने का आपने मौका दिया। क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमें शायद खुद भी क्लियर नहीं होते और आपसे डायरेक्ट बात नहीं हो पाती है सब क्लाइंट्स की। जी। तो सबसे पहला तो एज कन्फर्मेशन को लेकर काफ़ी सारी कॉल्स ऐसी हैं एज कन्फर्मेशन को लेकर कि 18 एज की लड़की की 18 उम्र अभी है या नहीं है। अभी तो 18 ही है, लेकिन कब तक होगा 21? ठीक है, कितना टाइम लग जाएगा? हो भी जाता है तो उसके बाद 21 साल हो गया तो 2 साल का मौका दिया जाएगा, छूट दी जाएगी कानून की तरफ से या नहीं दी जाएगी। तो इन सब चीज़ों को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं कि जिनका हम ठीक से अपडेट नहीं कर पाते क्योंकि अभी कंफर्मेशन नहीं रहता है कि वैसे कोई लागू कानून तो लागू हुआ नहीं, सिर्फ कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई है। तो उस चीज़ को लेकर एक जी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बताइए पार्टी कैसी रही? सर बहुत अच्छी पार्टी रही थी, थैंक यू सो मच। आपने यहाँ तक आप लेके आए और बहुत अच्छी फैमिली है लीड इंडिया, बिल्कुल फैमिली की तरह हम रहते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा, इसमें मैं आपको बताऊंगा एज के लिए कि एज को लेकर के पार्लियामेंट से पहले पार्लियामेंट में बिल पेश हुआ था, उसके बाद से स्टैंडिंग कमेटी में गया हुआ है, सबको ये बात मालूम है, कई वीडियोस में मैंने बता दिया। लेकिन एज ऑफ नाउ आज के डेट में लड़कियों की शादी की एज 18 साल ही है। तो 18 साल है तो डरने वाली कोई बात नहीं है। 21 साल अभी लड़की की शादी की एज पूरे इंडिया में कहीं पर भी नहीं हुआ है, तो ये बिल्कुल श्योरिटी के साथ कर सकते हैं कोई भी। दूसरी बात इसमें ये है कि कई लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि मैं 16 का हूँ और 18 अभी पूरा होने में बहुत टाइम लगेगा। तो 16 में भी आजकल यंग जनरेशन है वो 16 में भी वो लव अफेयर्स में आ जाते हैं, शादी की प्लानिंग करने लगते हैं। तो अच्छी बात है अगर आप करते हैं। तो वैसे तो अंडर एज जो है अलाउड नहीं है देश में, वो भी सही नहीं माना जाता है। लेकिन लड़कियों की शादी की जो एज है अभी 18 साल है और 2 साल जब ये लागू भी हो जाएगा तो 2 इयर्स का टाइम मिलेगा उसके बाद से मिलना चाहिए। ये कानून के प्रोविजंस के अंदर लिखा हुआ। फाइनल तो तभी बोल सकते हैं जब ये कानून बनेगा, है ना। तो ये है, तो अभी किसी को भी कंफ्यूज नहीं होना है। लड़कियों की शादी की एज जो है वो 18 इयर्स ही है पूरे। कई लोगों ने अफवाह फैलाया कि बीजेपी कि जहाँ सरकार है कि मोदी सरकार ने 21 कर दिया। और काफी सारे कपल्स ये भी आता है कि कुछ लॉयर्स उनको कहते हैं कि लड़की की शादी की उम्र 21 हो गई है, अभी शादी नहीं हो सकती है। तो उस चीज को लेकर वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब। अब ये देखिए ये कैसे लोग जो कंफ्यूजन फैलाते हैं कि लड़कियों की शादी की एज 21 वर्ष हो गई। दोस्तों, मैं आज ऑन रिकॉर्ड ये बता रहा हूँ कि देश में लड़कियों की शादी की एज 18 वर्ष है। अगर कोई भी र्यूमर ये फैला रहा है और आपसे ये कह रहा है कि जहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट है वहाँ पे लड़कियों की शादी की एज 21 वर्ष हो गई है, बिल्कुल गलत है। बीजेपी या कांग्रेस या किसी भी पार्टी की सरकार होने से कानून पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए आज लड़कियों की शादी की एज 18 वर्ष ही है। निश्चिंत होकर के अगर आपको मैरिज करना है तो कर सकते हैं। और अगर इसमें कोई बदलाव आएगा भी तो उसमें एक सफिशिएंट टाइम आपको मिलेगा, उस टाइम के हिसाब से आप कर सकते हो। ठीक है सर। दूसरा क्वेश्चन आप ये रहता है कि जैसे कि अंबेडकर फाउंडेशन के जो बेनिफिट्स मिलते हैं, इंटरकास्ट बेनिफिट्स मिलते हैं, तो हम जैसे डीएम ऑफिस से अप्लाई होता है वो, तो हम कपल्स को बताते हैं, वो वहाँ जाते हैं कि जैसे जनरल हो गए, जनरल टू एससी वालों को मिलते हैं, तो वहाँ जाके वो पता करते हैं, लेकिन वहाँ से उनको मना कर दिया जाता है कि नहीं मिलते। ठीक है, मैं आपको ये भी समझा देता हूँ ठीक तरीके से। देखिए, अंबेडकर फाउंडेशन से जो फंड मिलता है वो बना इसलिए था कि इंटर कास्ट मैरिजेज, जिसमें आज भी हमारे समाज में जो जाति की दीवारें वो बहुत ऊंची हैं। जनरल कास्ट अपने आप को बहुत ऊपर समझते हैं, एससी एसटी वाले बहुत उनको नीचे की दृष्टि से देखते हैं। लेकिन ये टूटना चाहिए, ये ख़त्म होना चाहिए। तो इसी वजह से ये अंबेडकर फाउंडेशन स्कीम लाया गया था
और जिसका मकसद ये था कि अगर कोई SC/ST समूह के किसी व्यक्ति से जनरल क्लास का कोई व्यक्ति शादी करता है तो उसको सरकार एज ए अवार्ड पैसे देगी और वो पैसा तकरीबन 5 लाख तक है। अब इसको लेने के 2-3 तरीका है, या तो आप अपने विधायक या सांसद के थ्रू ले सकते हैं या DM ऑफिस जा कर के ले सकते हैं। अब DM ऑफिस जाने में जब जाते हैं तो 2-3 सवाल ऐसे पूछे जाते हैं जो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन। पहली बात तो ये कहते हैं कि स्पेशल मैरिज एक्ट से शादी होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। शादी आपकी कोर्ट से रजिस्टर्ड होनी चाहिए, चाहे हिंदू मैरिज एक्ट में हो, चाहे स्पेशल मैरिज एक्ट में हो या कंपलसरी मैरिज एक्ट में हो, किसी भी तरीके से हो, आपकी शादी कोर्ट से रजिस्टर्ड होनी चाहिए, सर्टिफिकेट आपका वैलिड होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि अगर वो आपको वापस लौटा देते हैं तो आप उसके लिए आप हमारे थ्रू भी या फिर आप सीनियर जो ऑफिसर्स हैं जैसे DM के बाद से अगर आप चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को लेटर लिख सकते हैं, बोल सकते हैं कि हमने ऐसे शादी किया है और हमें स्कीम का बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो आप ऐसा करके भी उससे एक दबाव बना सकते हैं। और तीसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें केवल 500 लोगों को मिलता है 1 साल के अंदर प्रत्येक ज़िले में। तो अगर 500 लोगों को अगर मिलना है तो आप अगर अप्लाई करोगे, अगर आपका नंबर आएगा तभी उसमें मिल सकता है। और इससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो लीगल कंसल्टेशन बुक कर लें, उसमें हम पूरी तरह से सहायता कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा आपका क्वेश्चन रहता है कि जैसे कि गाजियाबाद के कपल्स हैं, वहीं के रहने वाले हैं, रेजिडेंस उनका वहीं का है और गाजियाबाद से वो शादी करते हैं, ठीक है, उनकी फैमिली नियर बाय की है, कपल ऑलमोस्ट हर जगह का पता रहता है। अगर वो गाजियाबाद में रहते हैं और गाजियाबाद आके ही मैरिज करते हैं तो वहाँ पे उनकी फैमिली अगर पहुँच जाती है आर्य समाज में या कोर्ट में, तो उस समय उनको किन चीज़ों का ध्यान? अगर कोई भी कपल हमारे पास जब पहुंच जाते हैं, यानी हमने उनको रिसीव कर लिया, उसके बाद से कोई प्रॉब्लम अगर होता है या कोई ले करके फैमिली, तो पहली बात तो ये कि हमारे साथ में है तो कोई उनके साथ बदतमीजी कर ही नहीं सकता, छीन झपट के कोई लेके नहीं जा सकता उनको, तो ये चीज़ तो नहीं हो सकता। दूसरी बात ये कि हम खुद भी इस बात का ध्यान रखते हैं प्राइवेसी का। अगर आप आ रहे हो तो हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि आपको हम ऐसे एक्सपोजर ना दें कि आप सबके बीच में ही जा रहे हैं जब तक कि आपकी शादी ना हो जाए। तो कोशिश ये रहती है कि चाहे आप गाज़ियाबाद के हो, चाहे कहीं के भी रहने वाले क्यों ना हो, ये श्योर है कि आप अगर हमारे थ्रू मैरिज कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, तो कोई आपके पकड़े जाने की संभावना या कोई पहचान ले उसकी संभावना बहुत ही कम होती है, क्योंकि आप चैम्बर के अंदर होते हो और चैम्बर में किसी की ऐसे एंट्री नहीं होती। ठीक है। और आपका ये रहता है कि जैसे मुंबई का प्रोसेस होता है, उसमें आप MOM मिलता है, ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट होता है वो 6 से 10 दिन में आता है। तो कुछ कपल्स का ये रहता है कि प्रोटेक्शन लेनी है उनको, हाई कोर्ट प्रोटेक्शन, तो वो MOM के बेस पे अप्लाई कर सकते हैं उसको या नहीं कर सकते, या कोर्ट का सर्टिफिकेट आने का बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, मेमोरेंडम ऑफ मैरिज का मतलब ये है, MOM का जो फुल फॉर्म होता है मेमोरेंडम ऑफ मैरिज होता है। जब आपकी शादी हो गई, तो शादी हो गई उसके बाद ही मेमोरेंडम ऑफ मैरिज मिलता है। तो शादी होने के बाद से आप प्रोटेक्शन के लिए एलिजिबल हो गए, तो शादी का सर्टिफिकेट आपके पास है ही, उसके बाद MOM भी हो गया, तो आप थाने में जा सकते हैं, और अगर आप चाहो हाई कोर्ट में जाना चाहो तो हाई कोर्ट में जा सकते हैं और जा करके आप प्रोटेक्शन की मांग कर सकते हैं, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। अप्लाई कर सकते हैं और मिल भी जाएगा। ठीक है। तो सर्टिफिकेट आने में अगर डिले होता है तो कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है। वैसे 10 दिनों के अंदर भी सर्टिफिकेट आ जाता है, उसके पहले ही वो कर सकते हैं, उसको प्रोटेक्शन ले सकते हैं। ठीक है। और कुछ कपल्स का रहता है कि जैसे आर्य समाज में शादी कर लेते हैं, कोर्ट में रजिस्टर्ड नहीं कराना है, तो क्या आर्य समाज की खाली शादी जो होती है वो मान्य होती है और कोर्ट में रजिस्टर्ड कराना क्यों जरूरी है? देखो, मैं बताता हूँ, हमारे देश में कई सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर्स किए हुए हैं, हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, और ऑर्डर्स इस प्रकार से हैं कि अगर आप कहीं भी जाते हो, किसी भी आर्य समाज में जाके शादी कर लेते हो, तो उसके वैलिडिटी पे क्वेश्चन उठता है। अब वो कैसे होता है? आपने शादी तो कर लिया, अब आपके हाथ में कागज़ का एक पेपर आ गया जिसको सर्टिफिकेट कहते हैं, और वो साबित करता है कि आपने शादी कर लिया। कल को जब उस सर्टिफिकेट को जांचने के लिए जब जाते हैं, तो जांचने के लिए जाते हैं तो वो पंडित जी नहीं मिलते जिन्होंने शादी कराया, वो संस्था भी गायब हो जाती है, कोई मिलता ही नहीं है जिसने शादी कराया, तो आपके उस सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं है। तो उस केस में, और ये कब होता है? जब आपका आर्य समाज फर्जी हो, तो आप तो पता नहीं लगा सकते इंस्टेंट कि आर्य समाज जेन्युइन है फर्जी, कोई तरीका ही नहीं है जिससे कि आप ये पता लगा लें कि वो जेन्युइन है या फर्जी है। ठीक है। मतलब आर्य समाज को रजिस्टर्ड कराना जरूरी रहता है। तो कोर्ट में अगर रजिस्टर्ड करवाओगे तो डेफिनेटली वो सर्टिफिकेट एक्सेप्ट करेगी कोर्ट, तभी रजिस्टर होगा। तो एक चीज़ तो वहीं पे जांच हो गई कि हाँ जी सर्टिफिकेट जेन्युइन था।
दूसरा चीज़ ये है कि कोर्ट ने भी उसको अप्रूव कर दिया कि आपकी सर्टिफिकेट रजिस्टर्ड होगी, तो कोर्ट तो कहीं भाग के नहीं जाएगी। जिस दिन भी सर्टिफिकेट मैरिज को जांचने की बारी आएगी, कोर्ट तो मौजूद रहेगी, तो कोई समस्या नहीं है उसमें, आराम से जो है हो सकता है। अभी काफ़ी सारे ऐसे आ रहे हैं क्वेश्चंस कि जैसे सीनियर सिटीजन्स पे, कि सीनियर सिटीजन्स को जो है ट्रेन में जो टिकट्स वगैरह होती है उस पर छूट नहीं मिल रही है। काफ़ी सारे ऐसे कॉल्स आते हैं। देखो, कई प्रीमियम ट्रेन्स के अंदर ये जो छूट की स्कीम्स थी उसको बंद कर दिया गया है। अब इसके बारे में तो जो है गवर्नमेंट बता सकती है कि भाई गवर्नमेंट का क्या है और क्यों बंद किया उन्होंने। इस पे एक एडवोकेट क्या कमेंट कर सकते हैं, है ना? काफी सारे ऐसे कॉल्स आ रहे थे कि क्यों बंद किया है। हमने एक वीडियोस हमारा था सीनियर सिटीजन के ऊपर था, जिसमें कॉल्स आ रहे होंगे, लेकिन कई प्रीमियम ट्रेन्स के अंदर इसको बंद कर दिया गया है। और क्यों बंद किया गया, इसके लिए क्या करना चाहिए, ये तो जो है अगर जन विरोध होगा उसके बाद ही पता चलेगा कि भाई इस पे गवर्नमेंट क्या स्टेप लेती है। ठीक है जी। और एक रहता है इंटररिलीजन के भी काफ़ी सारे कॉल्स आते हैं कि इंटररिलीजन मैरिज जैसे कपल्स को स्पेशल मैरिज एक्ट करना है बट फैमिली रेडी नहीं है। हम कहते हैं कि अगर स्पेशल मैरिज एक्ट करना है तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट से कर सकते हैं, एसडीएम के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 30 डेज का टाइम पीरियड रहता है और नोटिस जाता है। लेकिन उनका ये कहना रहता है कि कुछ टाइम पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया था जिसमें कि अगर कपल्स बालिग हैं और शादी अपनी मर्जी से करना चाहते हैं बिना धर्म परिवर्तन के स्पेशल मैरिज एक्ट में, तो बिना नोटिस के कर सकते हैं। तो अब ऐसा नोटिस क्यों जाता है? देखिए, हाई कोर्ट के तो कई ऑर्डर्स आए हैं, जिसमें एक ऑर्डर तो ये भी था कि 17 लोगों ने जो इंटर रिलीजन थे उनके बिहाफ पे एक ऑर्डर आया था कि इनका मैरिज रजिस्टर्ड किया जाए, और कन्वर्जन को लेकर के क्वेश्चन खड़ा किया गया था, जिसको हाई कोर्ट ने बहुत सख्ती के साथ डांटा था और कहा था कि भाई ये कन्वर्जन प्रॉपर है और आप रोक नहीं लगा सकते कि कौन सा व्यक्ति किस धर्म में रहेगा। और स्पेशल मैरिज एक्ट पे भी कहा था। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का भी आया हुआ है कई डिसीजन, जिसमें ये भी बताया गया है कि भाई आप बिना नोटिस के मैरिज को रजिस्टर्ड करो स्पेशल मैरिज एक्ट में। लेकिन कोर्ट्स के जो ऑर्डर होते हैं ना, उसका एग्जीक्यूशन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो स्टेट गवर्नमेंट की होती है। अब स्टेट गवर्नमेंट जब तक उस पर एक्शन नहीं लेगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो कोर्ट के तो ऑर्डर्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट ने कोई प्रोविजन ही नहीं बनाया, तो आप क्या कर सकते हो? तो इसलिए प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे तो आज भी यही है कि आपकी मैरिज होगी, मैरिज के बाद से कोर्ट में रजिस्ट्रेशन होगा, ये तो एक सामान्य प्रक्रिया हो गई। लेकिन जैसे ही स्पेशल मैरिज एक्ट में जाओगे तो दो चीज़ याद रखना है कि आप जहाँ रहते हैं, जहाँ का भी रेजिडेंस प्रूफ है, आप वहीं पे कर पाओगे। आपका जहाँ है या आपके पार्टनर का जहाँ है, वहीं पे आप स्पेशल मैरिज एक्ट में कर सकते हो। और दूसरा, घर पे नोटिस जाएगा। मैनेज करने के लिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम मैनेज कर देंगे, नोटिस को रुकवा देंगे, अवैध तरीका होता है। रुक जाए ना रुके कोई जानता नहीं है उसके बारे में। अब ये सोच लो कि घर चला जाए शादी करने से पहले ही नोटिस, तो घर वाले क्या करेंगे? ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है। तो इसको अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि आप समझो इस बात को। न्यूज़पेपर पब्लिकेशन का रहता है कि न्यूज़पेपर पब्लिकेशन के लिए हम बताते हैं कि जैसे कि कई बार लड़की होती है फैमिली प्रेशर में आके या दबाव में आके बयान बदल देती है, तो हम न्यूज़पेपर बताते हैं कि आप इसको पब्लिश करवा सकते हैं अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी पर्पस के लिए। तो कई बार क्लाइंट्स का ये रहता है कंसर्न कि हमें ये कराना क्यों ज़रूरी होता है, अगर कराते भी हैं तो पुलिस वाले इसको मानेंगे? मैं बताता हूँ आपको। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैरिज एक ऐसा चीज़ है जिसमें एविडेंस ये मैटर करता है कि क्या आपने उसको सार्वजनिक तरीके से कराया है कि नहीं कराया है। देखिए, आपने शादी कर लिया, ठीक है, शादी करने के बाद से आपकी प्लानिंग ये है कि उसको 1 साल के बाद आप उसको डिस्क्लोज करोगे जी। तो आपने पहले क्या किया, आपने मैरिज किया, मैरिज को कोर्ट में रजिस्टर्ड करा लिया। अब 1 साल के बाद रिवील करोगे, आप पुलिस के पास जाओगे, क्योंकि भाई जब शादी हुई थी तो कितने लोग थे विटनेस, आज के डेट में पता नहीं उनके साथ में क्या ट्यूनिंग है जी। आप लोग साथ रहे या नहीं रहे? नहीं रहे, ठीक है जी। 1 साल के बाद क्यों रिवील कर रहे हो? तो फैमिली से छिपा के रखना था। अगर हम उस समय ये बात कहते हैं कि हमने शादी किया, शादी करने के बाद से कोर्ट में रजिस्टर्ड कराया और इस शादी को न्यूज़पेपर में पब्लिश भी किया गया था। न्यूज़पेपर का कंटेंट क्या होता है कि ये शादी गवाहों के उपस्थिति में बिना किसी दान दहेज के संपन्न हुआ है, ठीक है। इस प्रकार का एक कंटेंट सैंपल मैं बता रहा हूँ। तो इससे ये होता है कि कल को कोई फॉल्स एलिगेशंस नहीं लगेंगे लड़की के फैमिली के ऊपर। दूसरी बात ये हो जाती है कि वो पब्लिक डॉक्यूमेंट में आ गया। और वैल्यू की जहाँ तक बात है तो लीड इंडिया एक नेशनल न्यूज़पेपर है, लेकिन सब्सक्राइबर बेस्ड होने की वजह से लिमिटेड लोगों को, ये बहुत बड़ा पेपर भी नहीं है जिससे कि सबको, तो सब्सक्राइबर बेस्ड न्यूज़पेपर है।
आने से ये हो जाता है कि आपके लिए एक सेफ्टी हो जाती है, एक्स्ट्रा सेफ्टी। तो हमारा ये कहना है कि आपने अगर मान लीजिए 3000 है, 3000 पैसे पता नहीं कब कैसे खर्च हो जाए, लेकिन अगर आप केवल उसको खर्च कर लेते हो तो उससे ये फ़ायदा हो जाएगा कि एक सेफ्टी जिस पे सवाल पूछा जाता है आपसे, जिसके लिए आपको एग्जामिन किया जाता है, उससे आप बच जाओगे। तो इसलिए बेहतर रहता है करा लेना, और वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ठीक है। इंटीमेशन लेटर का होता है, इंटीमेशन हर किसी को पता है, मतलब आज का आपने वीडियो में ऑलमोस्ट बता रखा है कि इंटीमेशन क्यों ज़रूरी होता है। लेकिन कपल्स का ये होता है कि जैसे मैरिज हो गई है, कम एफआईआर तो जब घर से निकलेंगे हो जाएगी, इंटीमेशन जाएगा शादी के बाद। तो उस बीच में अगर इंटीमेशन लेट पहुंचता है, पहली बात तो इंटीमेशन कितने दिन में पहुंच जाएगा अगर हम भिजवाते हैं? देखिए मैं बताता हूँ, इंटीमेशन का महत्व तो समझिए। इंटीमेशन क्या है कि इंटीमेशन अगर आप भिजवाते हो, ठीक है, तो इंटीमेशन भिजवाना मैंडेटरी है। जी बिल्कुल। क्यों मैंडेटरी है? रीज़न बताता हूँ। शादी की आपने घर से भाग के, यानी घर वालों को बताया नहीं। अगर कोई भी पुलिस में जाता है, वो जाके ये बोलता है कि भाई मेरे लड़की को किडनैप कर लिया गया है, थोड़ा पैसा खिला दें, तो एफआईआर आपके अगेंस्ट रजिस्टर्ड में भी हो सकता है, हो जाए। ठीक है जी। एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाएगा, उसके बाद से 48 घंटे का टाइम होता है, उसके अंदर भी उसके बाद भी हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि आपने क्या पुलिस को इन्फॉर्म किया कि अगर आपने कोर्ट मैरिज या लव मैरिज किया है, आप घर से बिना बताए गए हो, आपको मालूम है कि आपके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर्ड हो सकता है, तो क्या आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया? नहीं किया। आपने किसी को कांटेक्ट नहीं किया। मैंने एक अभी एग्जांपल दिया था कि उसमें क्या हुआ कि लड़की के साथ कुछ बुरा हादसा हो गया था। लड़का अपने आप को सही साबित नहीं कर पा रहा। वो कह रहा है कि तुम लेकर के आए, उसके साथ तुमने बलात्कार किया और मैरिज के नाम पर तुमने उसको धोखा दिया और उसको जेल हो गया। अब उसकी तो पूरी ज़िंदगी खराब हो गई, है ना? तो इसलिए ज़रूरी है कि शादी के बाद से आप इन्फॉर्म कर दो। अब वो आपने आज भेजा, शादी आज की, आपने आज भेज दिया, आपकी ड्यूटी इतनी ही है। अब वो 10 दिन के बाद पहुँचे तो हमारा तर्क बिल्कुल साफ है कि हम स्पीड पोस्ट तो नहीं चलाते या कुरियर हम नहीं चलाते। वो 10 दिन के बाद पहुँच रहा है, ये हमारा फॉल्ट नहीं है। आप ये देखो कि डिस्पैच कब किया गया, है ना? तो हम, और कोर्ट भी, हाई कोर्ट भी यही देखती है कि डेट ऑफ डिस्पैच क्या है। इससे मतलब नहीं है कि डेट ऑफ डिलीवरी क्या है ना? तो क्योंकि डेट ऑफ डिलीवरी पे हमारा कंट्रोल नहीं है, तो ये सोचने वाली बात नहीं है कि वो कब डिलीवर होगा। यही सोचना है कि हमें डिस्पैच कराना है। एडवांस में कराएंगे तो सेम डे में जाएगा, अगर बाद में कराएंगे तो 2-3 दिन लेट हो जाएगा, भेजने में ही 2-3 दिन लेट हो जाएगा। ठीक है, पेपर वर्क वगैरह जो। हाँ जी। ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे कपल्स दूर से आते हैं, बिहार हो गया, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल से आते हैं, तो ऑलमोस्ट कपल रात को निकलते हैं। ठीक है, रात को निकलते हैं। इस बीच में से पुलिस वगैरह चेकिंग के लिए होती है। बीच में पुलिस अगर रोक लेती है उनको, उनसे सवाल पूछती है कितनी रात को कहाँ जा रहे हो, तो उस समय उनको क्या जवाब देना चाहिए? अच्छा, एक चीज मुझे बताओ, ट्रेन में हजारों सैकड़ों लोग आ रहे हैं, कपल, उन्हीं को कैसे पुलिस आती है और पहचान लेती है कि ये कपल है? नहीं, काफी सारा, मतलब उनका डाउट ये रहता है। एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ, कपल से पूछ रहा हूँ कि उन्हीं को कैसे पहचान लेती है कि ये कपल है? भाई बहन भी हो सकते हैं, है ना? एक दूसरे फैमिली, क्योंकि बैठने का तरीका होता है। आप जा रहे हो, अभी इतना खुशी है कि भाई टिकट भी एक साथ करवा लिया, ठीक है, टिकट अलग अलग करवाओ। जो टिकट है, चाहे फ्लाइट से जा रहे हो, ट्रेन से जा रहे हो, आप अपने नाम से टिकट अलग निकालो, उनके नाम से टिकट अलग निकालो। साथ में भी हस्बैंड वाइफ हुए नहीं हो, अलग अलग टिकट निकलवाओ। साथ में बैठो तो डिसेंट तरीके से बैठो, लगे कि भाई हाँ कोई पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति बैठा हुआ है। डरो मत, डर करके हाथ पकड़ के हमेशा घूमो मत, कंधे पे हाथ रख करके मत चलो, जिससे कि तुम ग्रुप से ऑकवर्ड ना लगने लगो। ठीक है, तब डाउट होगा। अब पुलिस आ गई आपके पास में, अगर पहली बात की आप डाउट आए ही ना पुलिस, ये इंश्योर करो जी। तो ये इंश्योर जब हो गया कि जब हम हरकतें ऐसी नहीं करेंगे तो आएगी नहीं पुलिस। बिल्कुल। अब दूसरा चीज ये है कि फिर भी अगर आ गई पुलिस आपके पास में और वो आपसे पूछताछ कर रही है, तो हमारा नंबर है, आप बात कर लो उस समय। ठीक है सर, बस ये आज के सवाल यही रहते हैं कि काफी सारे कपल्स के होते हैं, कुछ बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो भी गए होंगे कपल्स के लिए। पहली बात तो थैंक यू सो मच सर कि आपने मुझे यहाँ तक लाया। सबसे पहली बात तो मैं ये बोलूंगा, रितु आप जैसे काम कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो। हमारा ऑब्जेक्टिव केवल इतना है कि जो भी कपल हमें फोन कर रहे हैं ना, या जो इस उम्मीद में लीड इंडिया को कॉल करते हैं कि उनको एक सर्विस अच्छी मिलेगी, हमें ये इंश्योर करना है कि हम उनको बेस्ट टू बेस्ट सर्विस दें। और आप इसमें बहुत अच्छा, वैसे तो बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन जो अच्छे हैं, जो बेस्ट हैं, उनके साथ हम लोग इंटरव्यू कर रहे हैं। तो आप बेस्ट हैं,
Thank ठीक है, you so उम्मीद है much. कि उम्मीद है कि जो है जो कॉल्स आएंगे आप ठीक तरीके जी, से हैंडल करेंगी बिल्कुल। और उनको ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन जी, होगा। जी। और मैं ये भी कहूँगा कपल को कि अगर आप रितु मैडम से बात कर रहे हो तो इनको रेटिंग ज़रूर देना कॉल करने के बाद से। थैंक यू सो Thank मच, you so थैंक यू सो much. मच, थैंक यू Thank सो you. मच रितु, थैंक यू, थैंक यू। तो दोस्तों रितु मैडम के साथ में ये इंटरव्यू आपने देखा जिसमें रितु मैडम ने आपकी तरफ से सवाल पूछा है। उम्मीद है कि बहुत सारे सवालों को सुन करके आपके दिमाग में जो आप पूछते हैं फ़ोन पे उसमें क्लियरिटी आई होगी। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर आप कॉल कीजिए हेल्पलाइन नंबर पे। और कुछ भी डाउट्स है अभी भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट ज़रूर करिए। नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगा उसमें हम आपके सवालों का जवाब देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो Thank you मच। so much, sir.